सुने सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह है। 100 साल का बिहार विधानसभा हो गया। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे हैं। सुबह बताया जा रहा था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 10:50 पर यहां पहुंचेंगे और देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुल्हन की तरह पूरे विधानसभा को सजाया गया है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको विधानसभा भवन की दिखा रहे हैं। शताब्दी समारोह का देखने को आतुर हैं। उनके स्वागत में देखिए, स्वागत में तमाम लोग खड़े हैं। गणमान्य लोग वहां उपस्थित हैं। देश के प्रथम नागरिक को हमारे समक्ष पाकर हम आह्लादित हो रहे हैं। चौकस और चौकन्ना। तो कई कार्यक्रम हैं आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विधानसभा परिसर में। महाबोधि वृक्ष भी सबकी आंखें बिल्कुल टिकी हैं। एक झलक हमारे माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का। हमारी बिहार की इस धरती के लिए वे हमारे अतिथि तो बिल्कुल नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार की धरती के संतान अपने ही घर में आज आए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए सभी के चेहरे पे प्रसन्नता तो ज़रूर है, लेकिन कोविड-19 ने उस एक्सप्रेशन से हमें महरूम रखा है। पर आँखों की भाषा सबसे प्रबल भाषा होती है। सभी के चेहरे पे एक गर्वपूर्ण मुस्कुराहट। तो देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिलान्यास का जो कार्यक्रम था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां पहुंचे हैं विधानसभा परिसर, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी नजर आ रहे हैं। पूरा परिसर जैसे जीवंत हो उठा हो। विधानसभा परिसर में इस वक्त देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे। बेहद अहम दिन आज विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह कार्यक्रम है और विशेष अतिथि के तौर पर आज राष्ट्रपति यहां पहुंचे। बिहार से एक अलग लगाव राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का, क्योंकि बिहार के राज्यपाल थे और उसी दौरान उन्हें राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, राष्ट्रपति बने देश के, तो एक अलग लगाव है बिहार से। और देखिए, पवित्र बोधि वृक्ष जो लगाने की बात कही जा रही थी। 100 वर्ष के क्षण को यादगार बनाने के लिए शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास होने जा रहा है और हम सब इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के साक्षी बनने जा रहे हैं।
पवित्र बोधि वृक्ष शिशु पौधा रोपण स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन। ये वही पवित्र बोधि वृक्ष का शिशु पौधा है जिसके नीचे कठोर तपस्या के उपरांत राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। पवित्र भूमि बोध गया से बौद्ध भिक्षुगण यहाँ आए हैं और पौधारोपण के पुनित कार्य में शुद्धिकरण के लिए चैंटिंग बिहार का अपना एक बहुत ही प्राचीन इतिहास है। बिहार के बारे में बात करें तो प्राचीन भारत का इतिहास ही बिहार का इतिहास है, या फिर बिहार का इतिहास ही प्राचीन भारत का इतिहास है। पहले बिहार उड़ीसा विधान परिषद कहलाता था। बिहार विधानसभा मार्च 2 1920 में बनकर तैयार हुआ था। इस भवन में काउंसिल की पहली बैठक हुई थी जिसे लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने गवर्नर के रूप में संबोधित करते हुए इस भवन का उद्घाटन किया था। बिहार के लिए मुख्यालय पटना निर्धारित हुआ। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार एवं उड़ीसा राज्य अस्तित्व में आया। सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली इस राज्य के पहले उपराज्यपाल बने। नए राज्य के विधायी प्राधिकार के रूप में 43 सदस्यीय विधान परिषद का गठन किया गया। इसमें 24 सदस्य निर्वाचित और 19 सदस्य उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत थे। यही संख्या बाद में परिवर्तनों से गुजरते हुए 243 सदस्यों के साथ आज बिहार विधानसभा के रूप में हम सबके सामने में है। ये सच में हमारे लिए एक बहुत ही गौरवमयी यात्रा है और हम सब इस यात्रा के यात्री हैं। हम सभी के लिए ये बहुत ही यादगार और गौरव का क्षण है। सभी गणमान्य अतिथि यहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ही क्षण बाद वो मंचासीन होंगे। आज बिहार के सभी अनमोल रत्न इसी परिसर में हैं। हम सब बेसब्री से
देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदय का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि उनके आगमन के साथ ही आप अपने स्थान पर खड़े हो खूबसूरत जाएं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रपति का आगमन हो गया है और जो स्मृति की बात कही जा रही थी, स्मृति स्तंभ का शिलान्यास भी कर लिया उन्होंने और बोधि वृक्ष जो है, पवित्र बोधि वृक्ष, उसे भी यहां लगाया। 100 साल का बिहार विधानसभा का आज इतिहास हो गया है और स्वर्णिम इतिहास हम कह सकते हैं। राष्ट्रपति शताब्दी समारोह कार्यक्रम में शामिल हो और ये विधानसभा का वो हॉल जहां तमाम विधानसभा के सदस्य बैठते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं और खूबसूरत नज़ारा हम आपको दिखा रहे। देखिए, हालांकि अक्सर यहाँ पर जब सदन की कार्रवाई चलती है शोर शराबा सुनाई देता है, लेकिन आज देखिए बिल्कुल शांत, क्योंकि राष्ट्रपति पहुंचे हैं आज और आज जो है खास दिन है विधानसभा के लिए। बिहार विधानसभा का 100 साल पूरा हो चुका है और विधानसभा भवन शताब्दी समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में खास तौर पर शामिल होने के लिए देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए हैं। कई कार्यक्रम उनके, और जैसे ही वो विधानसभा परिसर पहुंचे उसके बाद उन्होंने स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया, पवित्र बोधि वृक्ष भी लगाया और देखिए कार्यक्रम स्थल की ओर राष्ट्रपति बढ़ते हुए, तमाम गणमान्य लोग भी उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं। स्वर्णिम इतिहास बिहार का रहा है, बिहार विधानसभा का रहा है और एक लगाव देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बिहार से रहा है। बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं और बिहार के ब्यूरो चीफ दिवाकर जी हमारे साथ जुड़े हुए। दिवाकर, बेहद अहम दिन आज का और राष्ट्रपति खासतौर पर पहुंचे और उनका लगाव भी बिहार से काफी ज्यादा, क्योंकि राज्यपाल रह चुके हैं। क्या कुछ और तैयारी की गई है, क्या कार्यक्रम है आज? देखिए, विशेष अवसर है बिहार के लिए। 100 साल पूरे हो रहे हैं बिहार विधानसभा भवन के निर्माण के और राष्ट्रपति माननीय पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, राज्यपाल भी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के कार्यकारी सभापति अध्यक्ष नारायण सिंह मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में जब राष्ट्रपति मौजूद होते हैं तो राष्ट्रगान का जो कार्यक्रम होता है तो वो प्रारंभ होता है। तो थोड़ी ही देर में, चंद सेकंड में राष्ट्रीय धुन बजेगा। सभी जो मंडप में उपस्थित जितने भी सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य, मौजूदा सदस्य, पूर्व सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, पूर्व सदस्य, साथ ही जो सांसद हैं बिहार से जिनका प्रतिनिधित्व होता है संसद में, वो भी यहाँ मौजूद हैं और विशिष्ट अतिथि के तौर पे रामनाथ कोविंद मौजूद हैं। उन्होंने इससे पहले जो शताब्दी स्मृति स्तंभ है उसका शिलान्यास किया, पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया और अब जो है सभागार में पहुंच गए हैं और सभी सदस्य जो है, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, पूर्व सदस्य, सभी धन्यवाद।
बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में हम आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि इस समारोह को चिरस्मरणीय बनाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे समक्ष हैं। हम उनका पूरे राज्य की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। माननीय महोदय का आगमन बिहार की धरती के लिए एक अतिथि नहीं बल्कि उनकी संतान के अपने घर आने जैसी बात है। माननीय राष्ट्रपति महोदय को हमारे बीच फिर से पाकर हमें अपार हर्ष हो रहा है। साथ ही यहाँ से जुड़ी ढेर सारी यादें फिर से ताज़ा हो गईं। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हम अभिनंदन करते हैं बिहार के माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत। हम मंचासीन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं। बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही मंचासीन बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं प्रदेश के माननीय 2 मुख्यमंत्रियों श्री तारकिशोर प्रसाद जी और श्रीमती रेणु देवी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का एक बार पुनः मैं बहुत हृदय से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मित्रों, हमारी प्राचीन परंपरा है कि हम किसी शुभ कार्य से पहले दीप प्रज्वलित कर हम उस असीम शक्ति का आह्वान करते हैं जिनकी कृपा हम पर सदा रहती है। और आज का दिन तो शुभ है ही। दीप प्रज्वलन के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय से विनम्र आग्रह है। साथ ही मंचासीन सभी माननीय अतिथियों से इस पुनीत कार्य में सहयोग का अनुरोध। एक ऐतिहासिक क्षण और इतिहास का हम हिस्सा बन रहे हैं शनय शनय। आप सभी का हृदय से आभार। हम इस ऐतिहासिक क्षण के उपलक्ष्य में एक स्मारिका का प्रकाशन किया है। हमने माननीय राज्यपाल महोदय से स्मारिका के विमोचन का आग्रह तथा इसकी पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदय को भेंट करने का निवेदन है। इस स्मारिका में हमारी बहुत सारी यादें कैद हैं। 100 सालों की ये यात्रा के जो गौरवपूर्ण क्षण है उसे हमने समेटने की कोशिश की है। एक बार जोरदार ताली। ये बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ क्षण है हमारे लिए। धन्यवाद।
इसके साथ ही बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के सामाजिक संकल्प अभियान का शुभारंभ होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय से पुनः आग्रह है कि रिमोट के माध्यम से सामाजिक संकल्प अभियान के शिलापट के अनावरण के लिए विनम्र आग्रह। हमने जो संकल्प लिया है उसका पालन हम दृढ़ता से करेंगे, यही हमारी कोशिश रहेगी, यही हमारा प्रयास भी है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं स्वागत भाषण के लिए इस कार्यक्रम के मुखिया और हमारे मार्गदर्शक माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय कुमार सिन्हा जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ। आज गौरवशाली क्षण में हमारे बीच मंचासीन भारत की माननीय राष्ट्रपति परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागु चौहान जी, बिहार के यशस्वी दूरदर्शी और कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं उप मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेणु देवी जी, इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, मैं सबसे पहले अपने आप सब की और सभी बिहार वासियों की तरफ से यहाँ हमारे बीच मौजूद को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि इस कार्यक्रम में आपने आने की कृपापूर्ण सहमति प्रदान कर बिहार के प्रति अपने लगाव को न केवल दर्शाया है बल्कि बिहार को एक बार फिर गौरवान्वित होने का मौका प्रदान किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का बिहार से बहुत गहरा लगाव रहा है। हमारे बीच उनकी उपस्थिति हमें सुखद और आत्मीय एहसास करा रही है, जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। पुनः माननीय राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देते हैं। यह सुखद संजोग ही है कि एक और देश आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का देते हैं। यह सुखद संजोग ही है कि एक और देश आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष समारोह मना रहे हैं। बिहार विधानसभा का गौरवशाली अतीत है। अपनी लंबी ऐतिहासिक यात्रा में उसने कई पड़ाव देखे हैं। यह भवन 100 वर्ष की राजनीतिक और बौद्धिक यात्रा का मूर्त गवाह ही नहीं बल्कि हमारी समृद्ध विरासत भी है। और यहाँ उपस्थित हम सबों का यह सौभाग्य रहा है कि हमें कभी न कभी इस यात्रा में शामिल होकर बिहार की जनता जनार्दन की आशीर्वाद से उनकी सेवा करने का सुयश मिला था। अपनी इस यात्रा में बिहार विधानसभा भवन उच्च लोकतांत्रिक मूल्यों, ऐतिहासिक निर्णयों एवं जन कल्याण के लिए समर्पित भागीरथी प्रयासों का साक्षी भी रहा है। इस समारोह के आयोजन के लिए जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से चर्चा की तब उन्होंने न केवल मेरा उत्साह बढ़ाया बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत रुचि लेकर हमारा मार्गदर्शन भी किया। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आभारी हूँ। बिहार के लोग तो अपनी मेधा, श्रमशीलता, क्रियाशीलता और सक्रियता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं और इन्हीं गुणों के बल पर हमने अपनी अस्मिता और पहचान बनाए रखी है। 7 फरवरी 1921 को बिहार के प्रथम राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया था। आज वही भवन बिहार विधानसभा के रूप में जाना जाता है। इस भवन का डिजाइन प्रख्यात वास्तुविद A.N. मिलवुड ने तैयार किया था। इतालवी पुनर्जागरण शैली में बना यह भवन कई मायनों में खूबसूरती को समेटे हुए है, जो इसे विशिष्टता बनाता है। विरासत का सम्मान यही पहचान है और कहा भी गया है
कि निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। समय के साथ सब कुछ बदलता है, पर इतिहास हमेशा जिंदा रहता है। यह भवन कई महत्वपूर्ण बदलाव का गवाह रहा है। देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह से पहचान मिली। चंपारण के एक साधारण किसान पंडित राजकुमार शुक्ल के असाधारण संकल्प ने उन्हें महात्मा बनाते हुए आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कर्ता बना दिया। वीर कुंवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अजहरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, हमारे 7 शहीद लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर आदि हमारी समृद्ध राजनीतिक विरासत है। इन सभी महापुरुषों से एक सीख मिलती है कि राष्ट्र सेवा और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। बिहार विधानसभा ने अपने 100 साल में जनता जनार्दन के जीवन को सुगम, सरल और सुखमय बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पास किया है, जो पूरे राष्ट्र के लिए नजीर बना है। आज बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, आधुनिक बिहार के निर्माता, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती भी है। मैं उनको नमन करता हूं। उनके शासन काल में जमींदारी प्रथा उन्मूलन विधेयक भी पास हुआ। वहीं शराबबंदी और पंचायती राज और स्थानीय निकाय में महिलाओं को 50% की हिस्सेदारी से देने संबंधी विधेयक भी पारित हुआ। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की नींव भी यही पड़ी। 17वीं विधानसभा की अवधि मात्र लगभग 11 माह ही बीती है। इस अल्पावधि में सदन में कई विषयों पर सार्थक विमर्श हुआ। विधायकों की गंभीरता और सजगता तथा संवेदनशीलता से 100% प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होना, सदन में रिकॉर्ड शून्यकाल की सूचनाएं लिया जाना और सत्रों में 100% सदन का चलना लोकतंत्र की मजबूती की निशानी और अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि रही है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। सदन की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने के लिए फेसबुक, यूट्यूब पर लाइव प्रसारण की व्यवस्था बनाई गई। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा शताब्दी स्मृति स्तंभ की आधारशिला रखी गई है। यह अष्टकोणीय स्तंभ होगा, जिसमें कुल 100 पट्टिकाएं होगी, जो बिहार विधानसभा के 100 साल की अवधि का घोतक होगा। विरासत और धरोहर का संरक्षण भी हमारा कर्तव्य है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की गहरी रुचि प्रशंसनीय है। माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा इसी पार्क में बोध गया से लाए गए पवित्र बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का रोपण भी किया गया है, जो इस परिसर को और अधिक पवित्र तथा ऊर्जावान बनाएगा। यह हमें मानसिक शांति तथा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। बोधि वृक्ष के शिशु पौधे का उपलब्ध कराने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। बिहार विधानसभा में बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। हम सब जनसेवक हैं, जनता जनार्दन है, उसकी नजरों में कुछ नहीं छिपता है। हम सबों पर जनता के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए सदन में कानून बनाने, प्रश्न पूछने तथा अन्य संसदीय प्रक्रियाओं को अपनाने का अधिकार मिला है। सदन में जितना सार्थक विमर्श होगा, हम जनता की नजर में उतने ही खरे उतरेंगे। सार्थक विमर्श से ही किसी भी विषय पर हमें ठोस निर्णय तक पहुंच सकेंगे और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर सकेंगे। ऐसे में हमें सदन की गरिमा, मर्यादा और सम्मान के अनुकूल ही अपना व्यवहार संयम रखते हुए अपनी बात रखनी है और विमर्श करना है। ऐसा करने से लोकतंत्रीय अवधारणा को मजबूती मिलेगा। अपने राजनीतिक जीवन में मैंने बड़े शिद्दत से महसूस किया कि यदि परिवार सही दिशा में चले और नैतिक रूप से मजबूत हो, तो समाज में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। आज समाज में अनगिनत परिवार कई सामाजिक अभिशापों और कुरीतियों के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। वे इससे मुक्त होकर यह राष्ट्र निर्माण के वाहक बन सकते हैं। हमें संकल्प लेना होगा कि हमें अपने परिवार को 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, 5 वरदान से युक्त, 5 सम्मान से पूर्ण बनाना होगा। हमारा परिवार, आज मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री जी और आप सबको सामने शपथ भी लेता हूं कि हमारा परिवार नशा मुक्त, हमारा परिवार अपराध मुक्त, हमारा परिवार बाल श्रम मुक्त, हमारा परिवार बाल विवाह मुक्त और हमारा परिवार दहेज मुक्त बनेगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदानों से युक्त होगा। हमारा परिवार 5 सामाजिक सम्मानों से पूर्ण होगा। यह डिजिटल साक्षर होगा, स्वरोजगार
प्रेरक होगा, रोजगार सृजन करता होगा, हम सामाजिक योद्धा बनेंगे, सेवा समर्पण दाता बनेंगे। आज माननीय राष्ट्रपति जी ने इस संकल्प का शुभारंभ मेरे घर से करते हुए हमारे परिवार को राष्ट्र निर्माण में वाहक बनने का मौका दिया। इसके लिए हम इनके कृतज्ञ हैं। आज हमारा परिवार 5 सामाजिक वरदानों से युक्त, जो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों की सोच है और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की ओर कदम है। स्वच्छता युक्त हमारा परिवार होगा, योगा आयुर्वेद युक्त हमारा परिवार होगा, जल संचय युक्त हमारा परिवार होगा, प्राकृतिक युक्त हमारा परिवार होगा, तब विरासत युक्त हमारा परिवार बनेगा। इस संकल्प अभियान में सभी जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों से भी खुलकर सहयोग की अपेक्षा करूंगा। इस कार्यक्रम में किसी भी तरह के आर्थिक अनुदान की जरूरत नहीं है, न किसी के दान की जरूरत है। यह हमारे मन के अंदर एक संकल्प लेने की जरूरत है, जो 21वीं सदी के भारत, स्वामी विवेकानंद जी के उस भविष्यवाणी को सत्य की ओर चरितार्थ करेगा। 19वीं सदी में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत का होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा। मन से अगर हम संकल्प लेंगे तो इस अभियान के द्वारा हमारा परिवार को मजबूत करते हुए समाज और राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करने में मदद मिलेगा। यह संकल्प राष्ट्र निर्माण का अभियान है। यह मुक्त युक्त सम्मान सामाजिक संकल्प दरअसल संविधान प्रदत्त मौलिक कर्तव्य और हमारे नैतिक दायित्व का सम्मिश्रण है, जिसे हर परिवार को अपनाना चाहिए। मेरा यही प्रयास है कि राज्य में प्रत्येक परिवार तक इस संकल्प को पहुंचाया जाए। हम सभी जनप्रतिनिधियों को लाखों लोगों के विश्वास पर खरा उतरने के लिए अपने सामाजिकता नैतिक जिम्मेवारियों का भी निर्वहन करना पड़ता है। अपने लिए जीना एक कहानी है, अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी 19वीं सदी में भारत की 21वीं सदी का जो भविष्यवाणी और झलक दिखाई थे, उसको हम गवाह न बने, हम सब भागीदार बने। ये मन के अंदर संकल्प को लेकर के नए राष्ट्र के निर्माण में, 21वीं सदी के राष्ट्र के निर्माण में हम सबको कदम बढ़ाना है। मां भारती के हम सभी संतानों को जाति, धर्म, स्थान, भाषा और लिंग भेद को भुलाकर युवाओं के चरित्र निर्माण और नैतिक समर्थन के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा। यह राष्ट्र निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। बिहार लोकतंत्र की जननी है, अपनी समृद्ध राजनीति, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत रही है। यह ज्ञान विज्ञान की अद्भुत प्रयोगशाला भी रही है। इतिहास गवाह है कि बिहार ने हमेशा देश दुनिया को नई राह दिखाई है। इस शताब्दी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में अभिनव संदेश जाएगा और इससे लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति जी का इस कार्यक्रम में समय और मार्गदर्शन देने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जय बिहार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संबोधन के लिए जन जन के प्रिय नेता, विकास, सुशासन और महिला सशक्तिकरण के हिमायती माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से विनम्र आग्रह करती हूं। भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, बिहार सरकार के संसदीय कार्य एवं शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी,
इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, बिहार विधानसभा में बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण, सांसदगण, बिहार विधानसभा में बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्यगण, पूर्व सांसदगण, यहाँ उपस्थित अधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज बिहार विधानसभा भवन के 100 साल पूरा होने के बाद उसके उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी ने किया है। और इस अवसर पर जो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय ने समय दिया, इनके अनुरोध को, सब लोगों के अनुरोध को इन्होंने स्वीकार किया और यहां आने का समय दिया, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका मैं अभिनंदन करता हूं कि आज वो यहां पधारे। और उनसे तो यहां का रिश्ता बहुत पुराना है। जो हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं रामनाथ कोविंद जी, अभी तो सबको मालूम है कि हमारे यहाँ बिहार में लगभग 2 साल के लिए राज्यपाल रहे थे, लेकिन राज्यपाल के बाद पहली बार राष्ट्रपति होने का अवसर इनको मिला। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही विशेष बात है। जब ये राष्ट्रपति बने तो हम तो सदैव कहते हैं कि हमारे बिहार के ही हैं, ये तो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन हम बिहारी लोग इनको बिहारी भी कहते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के राज्यपाल थे। और उसके बाद पहले भी एक राज्यपाल बने, लेकिन जो वो बने स्वर्गीय जाकिर हुसैन साहब, वो पहले यहाँ राज्यपाल थे बहुत पहले, लेकिन पहले उपराष्ट्रपति बने और तब वो राष्ट्रपति बने। लेकिन हमारे श्रद्धेय रामनाथ कोविंद साहब तो राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति बने। तो ये कोई मामूली बात है और इतनी बड़ी प्रतिष्ठा हुई है तो हम लोगों को तो बेहद खुशी होती है। और यहाँ पर कई बार आने का मौका मिला, हम लोगों ने आमंत्रित किया। राष्ट्रपति जब बने उसके बाद इनको पहली बार कार्यक्रम के लिए हम लोगों ने आमंत्रित किया। जो तीसरा कृषि रोड मैप की शुरुआत हम लोगों को करवानी थी, तो वो इन्होंने 9 नवंबर 2017 से किया। इसके बाद ये खुद आए, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के इस पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ये पधारे 15 नवंबर 2018 को। और फिर हमने इनसे विशेष तौर पर मिल करके आग्रह किया और इसको इन्होंने स्वीकार किया। और इसके लिए जो विश्व शांति स्तूप राजगीर में है उसका 50वां वार्षिकोत्सव था, उसके लिए ये 25 अक्टूबर 2019 को पधारे। और जो विश्व शांति स्तूप बना, फूजी गुरुजी ने इसका निर्माण कराया, जापान के हैं। और कितना बार वो भारत में रहते थे आज़ादी के पहले, और उनका कितनी बड़ी भूमिका थी। और उन्होंने जो विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया और उसका शिलान्यास 6 मार्च 1965 को उस समय के आदरणीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था। और जब बन करके वो तैयार हो गया तो 25 अक्टूबर 1969 को उसका उद्घाटन किया था उस समय के आदरणीय राष्ट्रपति श्री वीवी गिरि जी ने। और इसलिए सब लोगों की इच्छा थी कि आज 50 साल पूरा हो रहा है और फिर आदरणीय राष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम पर आना चाहिए। तो हम गए थे, इन्होंने हम लोगों की बात को स्वीकार किया और आए, और इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, सब लोगों को इस बात को लेकर के प्रसन्नता हुई। तो आज यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए हम सब लोगों को बड़ी खुशी है। और यहाँ पर हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने, विजय कुमार सिन्हा जी ने बहुत सारी बातें रख दी हैं यहाँ के बारे में। और आप सब तो जानते ही हैं कि आखिरकार 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग हुआ था बिहार,
उसमें बिहार के साथ उड़ीसा भी उसका हिस्सा था। और उसी समय से, और जब बाद में हम लोगों को अवसर मिला तो 22 मार्च को हम लोगों ने 2009 से ही कार्यक्रम करना शुरू किया, जो बिहार दिवस के रूप में हम लोगों ने इसको मनाना शुरू किया है। और इसके अलावे जब ये 2009 से हम लोगों ने शुरू किया और 2012 में 100 साल पूरा होने के बाद जो कार्यक्रम जबरदस्त हुआ, लेकिन इसी बीच में जो हमारे उस समय बिहार विधान परिषद के उस समय के जो माननीय महत्वपूर्ण सभापति थे स्वर्गीय ताराकांत झा जी ने, उन्होंने इतना मेहनत किया, उसको हमेशा याद रखा जाना चाहिए, कितना मेहनत किया उन्होंने। और उसके बाद जो विधायी परिषद तो बना था, उसके लिए 22 मार्च 2011 से विधायी परिषद की स्थापना के शताब्दी समारोह का, यानी 12 में हुआ था, तो उन्होंने इसके लिए 11 से ही कार्यक्रम शुरू किया और उसमें बुलाया था उस समय की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिमा देवी सिंह पाटिल जी को, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक एक चीज जो पुराना इतिहास था, जो कुछ भी यहाँ पर बना था, उन सब चीज़ों के बारे में सारी चीज़ों को उन्होंने प्रकाशित किया और लोगों के सामने लाया था। और यही इसी के साथ साथ जो सब कुछ था, और उसके बाद पूरे 1 साल उन्होंने कार्यक्रम निर्धारित कर दिया था। और फिर 3 मई 2011 को पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को बुलाया गया था और उन्होंने इस विषय पर बहुत सारी बातें रखी। ये सब काम वो करते रहे। और इस जो विधायी परिषद उस समय बना था, उस विधायी परिषद की पहली बैठक जो बन गई थी, उसके बाद हुआ था वो 20 जनवरी 1913 को, और 20 जनवरी 1913 को पहली बैठक हुई थी ये पटना कॉलेज में। और इसका भी उन्होंने ही निकाला कि कहाँ पर हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने 2012 में पटना कॉलेज में ही 100वें साल में एक कार्यक्रम वहाँ भी किया गया। तो ये सब काम उन्होंने इसकी शुरुआत की और हम लोगों ने बिहार दिवस की शुरुआत की। और उसके बाद जो बिहार विधानसभा का भवन बना, जो इसका उन लोगों ने भवन तैयार किया, जब इसका साइज बढ़ा, पूरे तौर पर मान्यता मिल गई, सब कुछ हुआ, तब उसके बाद यहाँ पर जो काम शुरू हुआ 1920 में परिषद भवन का निर्माण कराया गया। और इसीलिए आज जो कार्यक्रम हो रहा है 100 साल के पूरा होने के बाद, ये जो परिषद भवन का निर्माण हुआ था और अब ये बिहार विधानसभा भवन कहलाता है। लेकिन एक बात और हुआ है, ये 2016 से ही उस समय के विजय चौधरी जी हैं, भी मंत्री हैं, उस समय विधानसभा के अध्यक्ष थे, इन्होंने 2016 से शुरू करवाया था कि साहब इसका भी शुरुआत बिहार विधानसभा का शुरुआत होना चाहिए, भवन जो है इसका शुरू करना चाहिए हम लोगों को। और इन्होंने वही तारीख इसकी उस समय शुरू करवा दिया था। और इसके लिए ये भी बधाई के पात्र हैं जो इन्होंने 7 फरवरी से 2016 से ही काम शुरू किया था। और उस समय जो नए विधायक आए थे, जो उस समय संभवतः जो मुझको याद है लगभग 98 थे, और उन लोगों के ट्रेनिंग सब तो कहना उचित नहीं है, ट्रेनिंग तो नहीं कहा जाता है, विधायकों का ट्रेनिंग तो नहीं होता है, लेकिन उनके बीच में बहुत सारी बात उनको बताने का और ये सब काम उन्होंने किया। और ये काम 4 साल तक होता रहा, कोई न कोई प्रकार से कार्यक्रम। और अभी हमारे जो माननीय अध्यक्ष हैं विजय बाबू, इन्होंने सोचा कि भाई 100 साल पूरा हो गया है, हम लोग निश्चित तौर पर करें। और ये सब तो कोरोना हो गया, ये कोरोना के चलते थोड़ा सा विलंब हुआ और आदरणीय श्रद्धेय राष्ट्रपति जी से अनुमति ली गई और उन्होंने समय दिया, आज आने का मौका मिला। तो एक एक चीज़ जो आज कम से कम कार्यक्रम हो रहा है और इसके बारे में जो कुछ भी हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। अब इसको लेकर के सब लोगों को जानकारी रहेगी और जो भी हमारा पुराना इतिहास है, आज़ादी की जो लड़ाई है, उससे लेकर के एक एक बात की जानकारी सब लोगों को मिलती रहेगी और नई पीढ़ी के लोग जानते रहेंगे। इस उद्देश्य से इसको किया गया है। और ये जो विधानसभा भवन है, जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया है, तो हम लोगों ने बिहार विधानसभा भवन का भी एक्सपेंशन कराया। सब तरह से कई प्रकार से हम लोगों ने
इसका एक्सपेंशन कराया है, ये सब लोगों को मालूम है। तो हर तरह से का सारा काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस अवसर पर आज बहुत खुशी की बात है, और जो निर्णय हुआ कि आज आदरणीय राष्ट्रपति जी ने शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया, और उसके बारे में हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने चर्चा कर दी है। ये बहुत अच्छी चीज है। जब ये बन करके आज आपने शिलान्यास कर दिया, वो बन करके तैयार होगा, वो इतना सुंदर लगेगा, वो कितना बढ़िया होने वाला है, इस बात को आप जान लीजिएगा। और उसी समय हमारी इच्छा भी थी कि जब हम लोग ये सब कर रहे हैं तो हम लोगों को बोधि वृक्ष भी लगाना, और वही सब मिल करके हम लोगों ने तय किया। और आज बोधि वृक्ष का भी बोध गया से ला करके बोधि वृक्ष का भी शिलान्यास हो गया। अब आप सोच लीजिए, बोधि वृक्ष क्या है? भगवान बुद्ध को वहां ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोधि वृक्ष का मतलब यहां पर लगेगा। तो जितने लोग भी आएंगे, जब कभी भी आएंगे लोगों के प्रतिनिधि बन करके, तो सबको और ज्ञान बढ़ेगा। ये बोधि वृक्ष का इतना बड़ा महत्व है, इसलिए बोधि वृक्ष का भी यहां पर किया गया। और हमारे जो श्रद्धेय राष्ट्रपति जी हैं, उनको तो सब मालूम है। जब यहां पर, और कल जाने वाले भी हैं, हर तरह से जो कुछ भी काम हुआ है, बुद्ध स्मृति पार्क हम लोगों ने बनाया, और बुद्ध स्मृति पार्क में अनेक चीजों का निर्माण करवाया हम लोगों ने। और वहां पर बोध गया का और श्रीलंका का, अनुराधापुरम का बोधि वृक्ष लगाया गया। और बाद में मालूम हुआ कि श्रावस्ती जो उत्तर प्रदेश में है, वहां भगवान बुद्ध 14 साल तक रहे थे, ये बाद में मालूम हुआ। तब वहां से भी मंगवा करके बोधि वृक्ष हम लोगों ने यहां पर लगवाया। ये सब परम पावन दलाई लामा जी ने हम लोगों के अनुरोध पर जब भी आए, उन्होंने वो भी बोधि वृक्ष को का शिलान्यास वहां पर रखा। ये सब काम किया गया है, एक एक तरह से जो वहां पर बोधि वृक्ष का जो काम किया गया। अब इसके बाद, अब उसमें तो आप सब लोगों को मालूम है कि वहां पर करुणा स्तूप का निर्माण कराया गया, बुद्ध स्मृति संग्रहालय का निर्माण कराया गया। कितना अच्छा संग्रहालय बनाया गया है, बुद्ध स्मृति संग्रहालय बुद्ध स्मृति पार्क में। और उसमें पहले मेडिटेशन केंद्र हम लोगों ने बनाया था। और जो वहां पर करुणा स्तूप हम लोगों का बना है बुद्ध स्मृति पार्क में, ये जरा जानना चाहिए सब लोगों को कि उस करुणा स्तूप में 5 देश से, जापान, म्यांमार, साउथ कोरिया, श्रीलंका एवं थाईलैंड से भगवान बुद्ध का अवशेष, वो वहां रिलिक्स वहां पर मिला था, वहां पर वो किया गया। और उसके अलावे परम पावन दलाई लामा जी ने भी वहां के लिए दिया है। तो 6 वहां पर बोधि वृक्ष वहां पर लगा हुआ है, ये आप अच्छी तरह जान लीजिए, जो सब कुछ भी है अवशेष है। और उसके आगे यहां हमारे भाई सुशील मोदी जी भी बैठे हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। अब ये जो जाते रहते थे, तीनों ने ही हमको सत्यनारायण गोयनका जी के बारे में कितनी बात बताई थी। और गोयनका जी जो यहां पर हम लोग बनाए बुद्ध स्मृति पार्क, और किस तरह से होगा, क्या चीज चलेगा, जब हमको ये पूरी बात बताए। और उस गोयनका जी का की तरफ से यहां पर मैसेज आया कि साहब यहां पर विपश्यना केंद्र बनाइए। तो उनकी बात को तो मानना हम लोगों का फर्ज था, इसलिए उनकी बात को मान करके हम लोगों ने विपश्यना केंद्र स्थापित करा दिया। जो मेडिटेशन केंद्र है उसी का एक्सपेंशन करके पूरे तौर पर विपश्यना केंद्र बना दिया। और बड़ी खुशी की बात है कि कल श्रद्धेय राष्ट्रपति जी उसको देखने वाले हैं, बुद्ध स्मृति पार्क को, और उसके विपश्यना केंद्र को देखिए। उस विपश्यना केंद्र में आपको बता दें कि 3 जुलाई 2018 से उसका नियमित संचालन हो रहा है, और सैकड़ों की संख्या में, यानी करीब करीब 1200 लोगों का हो चुका है इसमें भाग लिया। और हम लोग चाहते हैं वहां पर कि हमारे जितने सरकारी लोग भी हैं जो नौकरी करते हैं, इन सब लोगों को हम चाहते हैं कि जरा विपश्यना में जाकर के उसका अनुभव प्राप्त कर लीजिए। और जो भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जाएंगे वहां पर, उनको 15 दिन का छुट्टी हम लोग देंगे, 10 दिन का वो विपश्यना केंद्र में ये सब चीज उनको करना है। तो बड़ी खुशी की बात हुई जब कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली कि अन्य जगहों पर तो जा ही रहे हैं, आप विपश्यना केंद्र में जाइएगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जब आप अब विपश्यना केंद्र में जाइएगा कल, तो हम तो सब लोगों से कहेंगे
कि भाई जरा विपश्यना केंद्र का, और जब बनाना शुरू किए तो हम लोग कितनी बार वहां जा करके क्या क्या करना है, स्त्री पुरुष सब आएंगे, उनके रहने का इंतजाम, जो ट्रेनर्स हैं उनके लिए इंतजाम, उनके भोजन का इंतजाम, हर तरह से लोगों की सुविधा का इंतजाम सब कुछ करवाया, ताकि कल जाकर के देखिएगा और सब ठीक लगेगा। और अगर आपका कोई सुझाव आ जाएगा तो हम लोग और बेहतर उसको करने की कोशिश करेंगे। इसी के लिए हम आप आज इसका जिक्र हम कर रहे हैं। तो आप वहां भी जाने वाले हैं, अन्य जगहों पर तो जाने वाले हैं ही। तो मुझे ये सब जान करके खुशी हो रही है। तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ है और इस तरह से जो सब कुछ इतने अच्छे ढंग से हुआ है, और हर वर्ष अब इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है हम लोगों की तरफ, ये यहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष की तरफ से, ये बहुत अच्छी बात है। और इसके आगे भी और भी इस कार्यक्रम को करने का इन्होंने बातचीत किया है कि और लाएंगे। इनकी कोशिश होगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी यहाँ पर लाएंगे और उनका भी कार्यक्रम यहाँ पर एक करवाएंगे। तो ये सब इच्छा है ताकि सब लोगों को खूब अच्छे ढंग से मालूम हो जाए कि क्या हमारा है। विधानसभा भवन है, जब विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, लेकिन ये दोनों भवन है। लेकिन जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं उन्हीं के हाथ में सारा सब कुछ इसको ठीक ढंग से रखने का और सब कुछ करने का अधिकार मिला हुआ है। इसलिए पूरे तौर पर करिएगा, और भी जितना जो कुछ भी एक्सपेंशन के लिए, इसके विकास के लिए जो कुछ भी करना है वो सब किया जाएगा। और आज जो आदरणीय राष्ट्रपति जी आप पधारे हैं, बड़ी खुशी की बात है। और अब जब आप आते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, हम लोगों को तो खुशी होती है कि भाई अब हम लोगों के असली बिहारी यहाँ पर आ गए हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूं, और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं विधानसभा के अध्यक्ष को, विजय बाबू को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आप सब जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण सारगर्भित अभिभाषण के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं सभा को संबोधित करने के लिए, साथ ही साथ आशीर्वचन के लिए प्रदेश के अभिभावक माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी से विनम्र आग्रह करती हूं। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, बिहार विधान परिषद के माननीय कार्यकारी सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा जी, केंद्र एवं राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधान परिषद के सदस्यगण एवं विधायकगण, पूर्व सांसद गण, पूर्व विधान परिषद एवं पूर्व विधायकगण, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर अपने बीच महामहिम श्री राष्ट्रपति महोदय को पाकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि जिन्होंने अपने उपस्थिति में इस समारोह की गरिमा को बढ़ाई है। बिहार के ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध तथा यहाँ के लोकतंत्र की जड़ें काफ़ी गहरी हैं। वैशाली लोकतंत्र की जननी है, जहाँ बज्जी संघ के नेतृत्व में प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई थी। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी के अलग करके बिहार एवं उड़ीसा को मिलाकर एक पृथक राज्य की
स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय पटना निर्धारित किया गया। इस राज्य के अस्तित्व के आने पर इसके विधायी कार्य एवं संचालन हेतु गठित विधायी परिषद एवं इसके सचिवालय के लिए एक नए भवन की निर्माण कराया गया, जो वर्तमान में बिहार विधानसभा का मुख्य भवन है तथा इसके 100 वर्ष के पूरे होने के उपलक्ष्य में यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के लोकतंत्र की मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तथा अपनी लंबी यात्रा में इसने लोकतांत्रिक सिद्धांतों, परंपराओं एवं मर्यादाओं का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। इसकी जन आकांक्षा को मुखर व्यक्तित्व देने के साथ साथ उनकी पूर्ति के लिए सार्थक प्रयत्न भी किया है। इसकी विभिन्न गतिविधियों और इसके द्वारा निर्मित कानून के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यों को गति मिली है, प्रशासनिक संरचना सुदृढ़ हुई है तथा अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि बिहार विधानसभा ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के वाहक के रूप में उत्कृष्ट और प्रभावशाली भूमिका निभाई है। प्राचीन काल में लिच्छवी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, समाग्राम, बिफली, सुपुता, तिथिला, कोलांगा आदि गणराज्यों के प्रतिनिधिमूलक राज की व्यवस्था थी, जिसकी संचालन सभा समितियों और गणपति के माध्यम से हुआ करता था। इन गणराज्यों का अस्तित्व ईसा के पूर्व 6वीं सदी के देश के विभिन्न हिस्सों में 400 ईस्वी तक कायम रहा। यद्यपि मध्यकाल के दौरान राजकाज की यह व्यवस्था को समाप्त हो गई, किंतु ग्राम सभा और पंचायतों का अस्तित्व बना रहा। इस प्रकार प्रतिनिधि वाली शासन व्यवस्था से हमारा पुराना परिचय रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने मूलक राज की व्यवस्था अभिव्यक्त है। संसदीय प्रणाली के तहत कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा उसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। सदन का मुख्य कार्य कानून बनाना है, जहां लोगों को इच्छा और ज़रूरतों को गंभीर विचार विमर्श तथा बहस के माध्यम से सामने आ पाती हैं। किंतु हाल ही के दिनों में बैठक की घटती संख्या, बढ़ते व्यवधान, सदन के बार बार स्थगित होने एवं बहस के गिरते अवसर आदि के कारण चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। आमजन के मुद्दों पर चर्चा के लिए निर्धारित समय हो हल्ला और हंगामा की भेंट चढ़ जाता है तथा बिना किसी सार्थक बहस के विधेयक पारित हो जाते हैं। आज आम जन की आकांक्षाओं में बढ़ गई है अतः आवश्यक है कि विधायी फैसला लेने के सदस्यों की अधिकाधिक भागीदारी हो तथा तर्कपूर्ण बहस एवं गंभीर विचार विमर्श के जरिए कानून बनाया जाए। वास्तव में सरकार विपक्ष एक दूसरे के भिन्न नहीं हैं। दोनों पक्षों के सदस्यों की जनता के लिए हुए प्रतिनिधि होते हैं, तब उनका उद्देश्य जनता की समस्याओं को समाधान एवं उनकी भलाई करना तथा देश एवं राज्य के विकसित करना। इसलिए शताब्दी और विपक्ष दोनों को ही अपने संकीर्ण हितों के से ऊपर उठकर सदन के बहस विमर्श को सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने हेतु गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, ताकि हमारे देश का संसदीय लोकतंत्र अक्षुण्ण रहे तथा अपने उद्देश्य के प्राप्त करने में सफल हो सके। मुझे विश्वास है कि बिहार विधानसभा
सदस्यगण सदन की गरिमा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने तथा इसकी समस्याओं के विमर्श एवं समाधान का उचित मंच के रूप में उपयोग करने का ईमानदार प्रयत्न करेंगे। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र के इस मंदिर के 100 वर्ष पूरा होने पर आवश्यक आयोजित समारोह को अपनी कृपापूर्ण उपस्थिति को गौरवान्वित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। सभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय का बहुत बहुत आभार। अब मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से उद्घाटन संबोधन तथा सदन में विमर्श की संसदीय प्रणाली मूल है विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए विनम्र आग्रह करती हूँ। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, विधान परिषद के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी, उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी, उपस्थित सभी विधायकगण व पूर्व विधायकगण, सांसदगण व पूर्व सांसदगण, बिहार से जुड़े प्रमुख जन सेवकगण, गणमान्य अतिथियों, देवी और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी जब मुझे बिहारी राष्ट्रपति के रूप में संबोधित कर रहे थे तो मैं अंदर से हृदय से गदगद महसूस कर रहा था। और गदगद इसलिए महसूस कर रहा था कि इस देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू और इसी बिहार की धरती के राज्यपाल बनकर के गए राज्यपाल थे। बाद में वो राष्ट्रपति बने डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। उन्होंने जो विरासत छोड़ी है उस विरासत को आगे बढ़ाने का दायित्व तो मुझे मिला। और सचमुच में जब मैं बिहार आता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अपने घर में आया हूं। कभी कभी लोग हमारे सचिवालय में ये सवाल कर देते हैं कि बिहार सरकार का निमंत्रण हो या बिहार का अन्य कोई निमंत्रण हो तो आप कभी टाल मटोल नहीं करते। तो मुझे लगता है कि मैं कहता हूं कि बिहार से कुछ मेरा एक राज्यपाल का ही नाता नहीं है बल्कि कुछ और भी नाता है। और वो नाते को मैं ढूंढता रहता हूं और जिसको कभी कभी मुख्यमंत्री जी उसका उल्लेख कर देते हैं। भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति यहाँ पर हुई इस धरती पर और उन्होंने जो एक हम सबको एक पद्धति दी है विपश्यना पद्धति, उस कार्य में भी मैं थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि मेरा योगदान रहा और उसको मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया। मैं इसके लिए आज मुख्यमंत्री जी को हृदय से मैं उनका धन्यवाद भी देता हूँ। देवी और सज्जनों, बिहार हमेशा इतिहास रचता है। आज एक इतिहास रचा गया। इतिहास 100 वर्ष की विधानसभा के कार्यकाल का आज हम उत्सव मना रहे हैं। और इसी मौके पर आज देश ने भी एक इतिहास रचा है। ठीक 1 घंटे पहले सभी देशवासियों ने मिलकर के जो हमारा 100 करोड़ का वैक्सीनेशन था उसको हम पार कर गए।
बिहार की रत्न गर्भा धरती और यहाँ के स्नेही लोगों ने मुझे हमेशा बहुत आकर्षित किया है और इसीलिए जब भी मैं बिहार आता हूँ तो मुझे एक सुखद अनुभूति होती है। बिहार में राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान मुझे समाज के सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों का भरपूर प्यार, स्नेह और सम्मान मिला और राष्ट्रपति के रूप में भी जब भी मेरा बिहार आना हुआ है तब भी मेरे प्रति वैसे ही प्रेम और सम्मान का एहसास मुझे होता है। इसके लिए मैं बिहार के सभी निवासियों, जनसेवकों, अधिकारियों और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। देवी और सज्जनों, हम सभी देशवासियों ने हाल ही में दुर्गा पूजा और दशहरा का त्यौहार मनाया। इस वर्ष हम सब संयोग से 75वें स्वतंत्रता दिवस का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष का यह समारोह सचमुच में लोकतंत्र का उत्सव है। इस अवसर पर शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इस कार्यक्रम में आप सबकी उत्साहपूर्ण उपस्थिति हमारे देश में विकसित स्वस्थ संसदीय परंपरा का एक अनूठा उदाहरण है। यह बार बार कहते हुए मुझे फक्र होता है कि बिहार की धरती विश्व के प्रथम लोकतंत्र की जननी रही है। भगवान बुद्ध ने विश्व के आरंभिक गणराज्यों को प्रज्ञा तथा करुणा की शिक्षा दी थी। साथ ही उन गणराज्यों की लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर उन्होंने अपने संघ के नियम निर्धारित किए थे। संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह स्पष्ट किया था कि बौद्ध संघों के अनेक नियम आज की संसदीय प्रणाली में भी उसी रूप में विद्यमान हैं। आज महाबोधि के पौधे का इस परिसर में प्रत्यारोपण करके भी मैं स्वयं को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ। देवी और सज्जनों, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और गुरु गोविंद सिंह जी की आध्यात्मिक धाराओं से सिंचित बिहार की धरती का मुझ पर विशेष आशीर्वाद रहा है। यहाँ राज्यपाल के रूप में जनसेवा का मुझे अवसर मिला और उसी कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होकर उस पद की संवैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन का अवसर भी प्राप्त हुआ। यह प्रतिभावान लोगों की धरती है। पूरे देश को गौरवपूर्ण बनाने वाली एक महान परंपरा की स्थापना इसी धरती पर नालंदा, विक्रमशिला व ओदंतपुरी जैसे विश्व स्तरीय शिक्षा केंद्रों, आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिक, चाणक्य यानी कौटिल्य जैसे नीति निर्माता तथा अन्य महान विभूतियों द्वारा की गई थी। आप सब उस समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं और अब उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर और बिहार के सभी निवासियों की है। देवी और सज्जनों, बिहार की अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रयासों के परिणाम 3 चरणों में प्राप्त हुए थे। पहले चरण में बिहार व उड़ीसा को बंगाल से पृथक करने का निर्णय सन 1911 में घोषित हुआ। सन 1912 में उड़ीसा व बिहार को लेफ्टिनेंट गवर्नर के राज्य का दर्जा दिया गया और राज्य का मुख्यालय पटना में बना। सन 1913 में विधान परिषद की पहली बैठक संपन्न हुई। ये पहला चरण था। दूसरा चरण सन 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अस्तित्व में आया, जो सन 1921 में प्रभावी हुआ। उस एक्ट के तहत उड़ीसा व बिहार को गवर्नर प्रोविंस अर्थात पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया
तथा प्रांतीय विधायी परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। उसी वर्ष इस विधानसभा परिसर का निर्माण भी संपन्न हुआ। मतदान द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों की अधिक संख्या से युक्त तथा उत्तरदायी सरकार की आरंभिक रूपरेखा वाली पहली विधानसभा परिषद की बैठक 7 फरवरी 1921 को आयोजित हुई थी। 2 चरण, अब तीसरा चरण। तीसरे चरण में सन 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत बिहार एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। 2 सदनों से युक्त विधायिका का गठन किया गया और अंततः डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का सपना पूरा हुआ। देवियों और सज्जनों, सन 1935 के एक्ट के तहत स्वाधीनता के पहले 2 बार चुनाव हुए। उन दोनों चुनावों के बाद श्री बाबू बिहार के प्रधानमंत्री बने। स्वाधीनता के पहले और बाद के दशकों के दौरान श्री बाबू और अनुग्रह बाबू ने बिहार की राजनीति को परिभाषित किया। जब भारत की संविधान सभा द्वारा हमारे आधुनिक लोकतंत्र का नया अध्याय रचा जा रहा था, तब एक बार फिर बिहार की विभूतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए। 11 दिसंबर 1946 के ऐतिहासिक दिन देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। इस पर अपनी विद्वतापूर्ण टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संविधान सभा के अपने वक्तव्य में कहा था कि यह मात्र संयोग नहीं है कि हमारे अंतरिम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और हमारे स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ही बिहार से आते हैं। वे दोनों ही बिहार की भावना, मधुरता यानी मृदुता से ओतप्रोत हैं और ये मृदुता ही भारत की मूल भावना है। बिहार के लोगों की मधुरता को रेखांकित करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने महाभारत के एक श्लोक का उल्लेख किया था, जिसे मैं आप सबके साथ आज साझा करना चाहूँगा। उस श्लोक में कहा गया है, मृदुना दारुणम हंति, मृदुना हंति अदारुणम, न साध्यम मृदुना किंचिता, तस्मात् तीक्ष्ण तरम मृदु। अर्थात मधुर स्वभाव से कठिन स्थितियों पर विजय पाई जा सकती है। मधुर स्वभाव से सामान्य स्थितियों को बस में किया जा सकता है। मधुर स्वभाव के द्वारा कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः मधुर स्वभाव ही सबसे प्रभावी अस्त्र होता है। देवियों और सज्जनों, संविधान सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा श्री अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह, श्री जगत नारायण लाल, श्री श्यामनंदन सहाय, श्री सत्यनारायण सिन्हा, श्री जयपाल सिंह, बाबू जगजीवन राम, श्री राम नारायण सिंह और श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जैसी बिहार की अनेक विभूतियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। सामाजिक, आर्थिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और सौहार्द की आधारशिला पर निर्मित हमारा लोकतंत्र प्राचीन बिहार के लोकतांत्रिक मूल्यों को आधुनिक कलेवर में समेटे हुए पुष्पित व पल्लवित हो रहा है। इसका श्रेय बिहार की जनता और आप सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जाता है। इसी प्रकार बिहार की वर्तमान विधायिका के दोनों सदनों को सुचारू रूप से संचालित करने का श्रेय विधान परिषद के सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह जी तथा विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा जी को भी जाता है। देवियों और सज्जनों, आज से लगभग 2400 वर्ष पूर्व एक गरीब महिला जिसका नाम मोरा था, उसके पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाने से लेकर 1970 के दशक में ईमानदारी और उज्जवल चरित्र के प्रतीक जननायक कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाने तक
इस धरती ने समता मूलक परंपरा स्थापित की है। बिहार में सामाजिक और आर्थिक बदलाव के लिए प्रयास और योगदान हेतु राज्य के सभी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भी प्रशंसा के पात्र हैं। हमारे स्वाधीन गणतंत्र की स्थापना के लगभग 25 वर्ष बाद जब भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों पर कुठाराघात हुआ, तब बिहार के ही लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने लोकतंत्र के हित में देशव्यापी संघर्ष को असाधारण नेतृत्व प्रदान किया था। राज्यपाल के रूप में बिहार मंडल के दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन को मुझे 3 बार संबोधित करने का सुयोग प्राप्त हुआ था। बिहार में सुशासन तथा न्याय के साथ विकास की दिशा में जन कल्याण एवं समग्र विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया है। यह तथ्य सराहनीय है कि विगत 4 वर्षों में बिहार के स्टेट जीडीपी में प्रभावशाली वृद्धि हुई है। देवियों और सज्जनों, बिहार में जन सेवा की समता मूलक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए श्री नीतीश कुमार जी ने स्वाधीनता के बाद सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद के निर्वहन का कीर्तिमान स्थापित किया है। उनका सहयोग मुझे बिहार के राज्यपाल के रूप में भी मिला और भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी मिलता रहा है। देवियों और सज्जनों, सन 1921 की विधानसभा के अपने संबोधन में गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने कहा था कि मादक पदार्थों अथवा मदिरा के उत्पादन तथा बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोई सुनिश्चित नीति होनी चाहिए। हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत लोक स्वास्थ्य को सुधारने का राज्य का कर्तव्य स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। इस कर्तव्य में मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों के सेवन का निषेध करना भी शामिल है। गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित इस संवैधानिक अनुच्छेद को बिहार विधानसभा द्वारा कानून का दर्जा देकर लोक स्वास्थ्य तथा समाज, विशेषकर कमजोर वर्ग की महिलाओं के हित में एक बहुत कल्याणकारी अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम को कानून का दर्जा प्रदान करने का अवसर मुझे भी मिला था। देवियों और सज्जनों, कुछ ही दिनों बाद हम सभी देशवासी दीपावली और छठ का त्यौहार मनाएंगे। छठ पूजा अब एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। नवादा से न्यू जर्सी तक और बेगूसराय से बोस्टन तक छठी मैया की पूजा बड़े पैमाने पर की जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि बिहार की संस्कृति से जुड़े उद्यमी लोगों ने विश्व स्तर पर अपना स्थान बनाया है। मुझे विश्वास है कि इसी प्रकार स्थानीय प्रगति के सभी आयामों पर भी बिहार के प्रतिभावान व परिश्रमी लोग सफलता के नए मानदंड स्थापित करेंगे। प्रिय विधायकगण, राज्य की जनता आप सभी जनप्रतिनिधियों को अपना भाग्य विधाता मानती है और उनकी आशाएं और आकांक्षाएं आप सब पर ही टिकी होती हैं। सभी देशवासियों में, जिनमें बिहार के निवासी भी शामिल हैं, अपने बेहतर भविष्य के लिए उनकी ललक दिखाई पड़ती है। मुझे विश्वास है कि आप सभी विधायकगण अपने आचरण और कार्यशैली से जनता की आशाओं को यथार्थ रूप देने का प्रयास करते रहेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि आज आप सब ने सामाजिक अभिशापों से मुक्त, वरदानों से युक्त तथा सम्मानों से पूर्ण बिहार के निर्माण के लिए संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। मेरी एक कामना है कि आप सभी विधायकगण आज इस सदन में लिए गए संकल्पों को कार्यान्वित करें तथा बिहार को एक सुशिक्षित, संस्कारित और सुविकसित राज्य के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील बने रहें। आपके ऐसे प्रयासों के बल पर मुझे विश्वास है कि सन 2047 तक, यानी देश की आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक, बिहार ह्यूमन डेवलपमेंट के पैमानों पर एक अग्रणी राज्य बन सकेगा। इस प्रकार राज्य की विधायिका की शताब्दी का यह उत्सव सही मानों में
सार्थक सिद्ध होगा। गंगा नदी के वरदान से युक्त इस क्षेत्र में आकर मुझे बिहार में जन्मे मनीषी कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित पंक्तियां याद आती हैं। दिनकर जी ने कहा था, गूंज रहे तेरे इस तट पर गंगे, गूंज रहे तेरे इस तट पर गंगे, गौतम के संदेश, ध्वनित हो रहे इन लहरों में देवी, अहिंसा के संदेश। ऐसे उदांत मूल्यों को बिहार के विधायकगण अपनी कार्यशैली में ढालेंगे और बिहार की विधानसभा राज्य की उन्नति के स्वर्णिम अध्याय लिखेगी। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को आगामी त्योहारों के लिए अग्रिम बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी बिहारवासी प्रगति के उच्च शिखर पर पहुँचें। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी आप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरे बिहार वासियों को आज और के गौरवशाली शिक्षाप्रद व्याख्यान के लिए बधाई दी। माननीय आपको बता राष्ट्रपति दें महोदय का बहुत कि आज बहुत बिहार आभार। विधानसभा के स्वर्णिम अब 100 मैं साल धन्यवाद ज्ञापन पूरे के हो लिए गए हैं और इस बिहार मौके विधान पर परिषद राष्ट्रपति के रामनाथ कार्यकारी कोविंद मुख्य सभापति अतिथि श्री के तौर पर अवधेश नारायण सिंह जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ। धन्यवाद। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, महामहिम राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री विजय कुमार सिन्हा जी, मंच पर विराजमान माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु सिन्हा जी और इस गरिमामय कार्यक्रम के साक्षी बने हुए सभी महानुभावगण, सबसे पहले मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष समारोह में अपनी गरिमामय उपस्थिति की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की। आपके तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे